अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज सबसे पहले मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर इसके बाद मैं इसके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस की तरफ आऊँगा। तो आइए पहले देखते हैं हम लोग इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से, क्योंकि ये भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। चैप्टर 1 मैंने इसलिए नहीं कराया था, मैंने पहले चैप्टर 2 करा दिया जानबूझ के, ताकि आप लोग को आसानी हो। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल आते हैं, तो मैंने कहा पहले आप लोग को ये वाले सवाल करा दूँ। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इन लोगों ने, मैं आपको इस तरफ ले जाता हूँ यहाँ पर जी। तो इन लोगों ने सबसे पहला सवाल जो दिया है, द फिगर 1.226 शो पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल, व्हाट इज द रीडिंग ऑन द वर्नियर स्केल इज। 4 पॉइंट्स आपको दिए हैं, 6.05, 6.50, 6.55, 7.00 और 7.45। अच्छा, सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लें कि वर्नियर स्केल को देखने का एक तरीका होता है। उसको देखते कैसे हैं? बाज़ लोगों ने मुख्तलिफ़ सवालात को मुख्तलिफ़ तरीके से किया हुआ है, तो मैं अपने तरीके से आपको समझा दूंगा। जो आपको आसान लगे आप उसमें से देख लेगा। जो वर्नियर स्केल की जो ऊपर वाली साइड होती है ना, इसे हम मेन स्केल कहते हैं। जो ऊपर वाली साइड है, जो 6 to 7 जा रहा है, ये आपका मेन स्केल है। अब इसमें कुछ डिवीजन्स हैं। अगर आपको मैं डिवीजन्स दिखा सकूं, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 हिस्सों पर डिवाइड किया हुआ इन लोगों ने। ये 5 की डिवीजन्स पे है, ठीक है। तो हम लोग इसकी वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है, वो हम लोग 5 डिवीज़न इसकी लेंगे, ठीक है। जो इसकी मेन स्केल रीडिंग है, अब आपको एक मेन स्केल रीडिंग दी हुई है। अब मैं आपको ज़रा जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ। अगर आप इस तरफ देखें तो पहले 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 6 के अंदर दरमियान है, मतलब 5 से लेकर 6 के दरमियान है। ये 5.5 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग को निकालना है, इसको निकालने का तरीका दिखाना है। अब जाहिर बात है, हम लोग हर जगह पेपर में ऐसे थोड़ी ना करेंगे कि डायरेक्ट देखा और यूँ बता दिया। आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो अब इसका मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं जी। आज अब नीचे फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं, तरीका आपको निकालने का बता दिया मैंने, लिखा हुआ है। मेन स्केल रीडिंग आपकी 6.5 आ रही है, ठीक है, क्योंकि जो आगे वाली होती है उससे पहले वाली हम काउंट करते हैं, ठीक है, 6.5। फिर वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 5 है आपकी। फ्रैक्शनल पार्ट एफ पी, वो आप निकालते कैसे हैं? वर्नियर स्केल और लीस्ट काउंट, ठीक है। अच्छा, नीचे वाली जो साइड होती है ना, वो मूवेबल होती है, तो उससे हम सिर्फ और सिर्फ डिवीजन में गिनती करते हैं। हम उसकी कोई सेंटीमीटर कुछ भी नहीं है। ऊपर वाला सेंटीमीटर में गिवन होता है, नीचे वाले का कोई नापा नहीं है, समझ लें आप एक तरीके से। ना ही आप एमएम में डिवी लेते हैं उसको, ना ही आप सेंटी में लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डिवीजन है, ठीक है। तो उसका लीस्ट काउंट, अच्छा लीस्ट काउंट क्या है? 0.01 है, ठीक है जी। फ्रैक्शनल पार्ट हम निकालने के लिए मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। वर्नियर स्केल की मेन रीडिंग आपको डिवीजन कितनी थी? 5 थी, मल्टीप्लाइड बाय 0.01, सॉरी यहाँ पे 0.01। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 0.05 हो जाएगा। फाइनल रीडिंग कैसे निकलेगी? मेन स्केल रीडिंग प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है जी। ये आपकी मेन स्केल रीडिंग है जो कि ये रही, और फ्रैक्शनल पार्ट आपका ये रहा, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6.55, जो कि ये रहा गिवन, ठीक है। आइए अब दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला और भी आसान है, अगर आप समझ सके तो। समझाने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा। इन्होंने दिया है भाई 10 आइडेंटिकल स्टील balls each of mass 27 gram are immersed in measuring cylinder having 20 centimeter cube of water. The reading of water level rises to 50 centimeter. What is the density of steel? अच्छा, डेंसिटी मालूम करनी है। डेंसिटी क्या होती है? मास ओवर वॉल्यूम से निकालते हैं डेंसिटी को। इन्होंने स्टील बॉल्स दी हुई हैं, ठीक है। ये जो आपके कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ है, ये आपकी स्टील बॉल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। इन्होंने कहा इसकी हमें डेंसिटी मालूम करनी है। तो डेंसिटी हम लोग कैसे मालूम करते हैं? एम ओवर बी से,
ठीक है। अच्छा, मास इन्होंने दो दिए हुए हैं यहाँ पे, एक सॉरी मास इन्होंने दिया हुआ है एक 10 बॉलें, ठीक है, और एक बॉल है 27 ग्राम की। मतलब आप क्या करेंगे, 27 को मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे। ये एक मिसाल ऐसी है जैसे आप एक दर्जन अंडे लेने गए और आपने, एक अंडे की कीमत है 15 रुपये, आपने उससे बोला भाई मुझे 10 अंडे दे दो, तो 10 अंडे कितने के बनेंगे, 150 रुपये के बनेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही वज़न भी होगा। तो टोटल मास जब आप निकालेंगे तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे, ठीक है। ये आपका 270 इक्वस टू आ जाएगा। मास आपका यहाँ पे 270 आ गया। अच्छा, तो इन लोगों ने फिर इसके बाद कहा है कि उसका पहले जो सिलेंडर का जो मास था वो 20 था, जो उसका सिलेंडर के जो वॉल्यूम था वो आपका 20 था। फिर वाटर का लेवल राइज हुआ जो कि 50 पे चला गया। जाहिर बात है जब पहले जो आपका होगा और उसके बाद वाला जो होगा, ये फाइनल माइनस इनिशियल, पहले कितना था आपका, पहला आपका था 20, ठीक है, और फिर आगे कितना था 50, कितना राइज हुआ 50 पर। तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल हो गया आपका 50 और 20 आपका इनिशियल हो गया। तो जब फाइनल माइनस इनिशियल होगा 50 में से 20 जाएंगे तो 30 बचेगा, ठीक है। 270 डिवाइड बाय 30, जीरो से जीरो कैंसिल। और वैसे ऐसा होता नहीं है लेकिन मैं आपको एक आसान तरीके से बता रहा हूँ, 3 9 27। तो ये आपका 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया, ठीक है। आइए तीसरे सवाल, तीसरे उसकी तरफ चलते हैं। सॉरी, तीसरा भी इसी में ही है। अच्छा, तीसरा भी आसान हैगा। तीसरा अगर आप इधर देखें, तीसरा भी बहुत आसान तरीके से, उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, यही सब कुछ लगेगा। बस थोड़ा सा सवाल इन लोगों ने चेंज किया हुआ है। वो हैगा एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम इमर्ज इन वाटर एज शो इन फिग 1.27, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज मेड। अच्छा, मटेरियल की डेंसिटी अब मालूम करनी है। पहले तो हम लोग स्टील बॉल की निकाल लेते, अब ओवरऑल मटेरियल की हम निकाल रहे हैं, ठीक है। 100 ग्राम आपको दिया हुआ है मास ओवर, आपको टोटल 100 ग्राम दिया हुआ। अगर आप इधर देखें, अब इन दोनों को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब पहले हम लोगों ने इस हिस्से को कंसिडर किया था, मतलब सिर्फ स्टील बॉल्स को। अब हम दोनों को कंसिडर कर रहे हैं। पहले आपको लेवल जो दिया हुआ था वो कितना था, 50, ठीक है। फिर जब स्टील बॉल अंदर डली तो राइस कितना हो गया, 90 पे। पहले 50 पे था, फिर 90 किया। अब क्या होगा, 90 माइनस 50, ये वॉल्यूम के लिए हम करेंगे, ठीक है। 100 ग्राम आपको दिया हुआ है तो एम हो जाएगा आपका 100, और फिर 90 माइनस 50 ओवर कितना हो जाएगा 40, तो 100 डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा। तो जब आप आंसर निकालेंगे तो वो 2.5 आएगा, ठीक है। जब 100 को आप 40 से डिवाइड करेंगे तो वो 2.5 आएगा। अच्छा, चौथे की तरफ आ जाते हैं। चौथे में आपसे बोल रहे हैं व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ दिस माइक्रोमीटर। इन्होंने एक माइक्रोमीटर दिया हुआ है, इसकी अब आपने रीडिंग निकालनी है। अब मैं आपको पहले तो इसकी डिवीजन्स और फ्रैक्शनल पार्ट्स वगैरह को समझा देता हूँ कि इसमें कितनी डिवीजन्स हैं और डिवीजन, इसकी डिवीजन निकालने का तरीका क्या है, ठीक है। अब मैंने थोड़ा जूम इन किया है पिक्चर को। अगर आप इधर देखें तो इन लोगों ने ये जो डिवीजन यहाँ से है ना, ये हो गया 0 से 1 की जानिब डिवीजन कितनी है, 0.5 की दी हुई है इन लोगों ने, ठीक है। 0.05, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 और फिर 5, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग काउंट करते हैं जी, 10, 11, 12, 13, जो इसकी मेन लाइन आके टकरा रही है ना यहाँ से, ये इसकी 13 पे आ रही है। मतलब इसकी जो फ्रैक्शन पार्ट होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 13 होगा। अब 13 को आप 0.01 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.13 इसकी फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप फाइनल रीडिंग निकालने के लिए मैंने आपको एज़ यूजुअल पहले भी तरीका बताया हुआ था। फाइनल रीडिंग जब आप निकालते हैं तो फाइनल रीडिंग निकालने का तरीका क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट मल्टीप्लाइड बाय मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग आपको कितनी दी हुई थी इन लोगों ने, तो जैसे मैंने आपको तरीका बताया हुआ था, अगर आप इधर जूम इन फिर से मैं करता हूँ तो 5, 5.5, 6, 6.5, थोड़ा सा आगे 6 पॉइंट से ना,
ठीक है, तो मतलब 6.5 से थोड़ा सा आगे। तो आपकी जो मेन स्केल रीडिंग है वो 6.5 आ रही थी, ठीक है, प्लस फ्रैक्शन पार्ट से हमने प्लस कर दिया, तो जब प्लस करेंगे तो 6.63 आ जाएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इसके अगले सवाल की तरफ। अच्छा, 5 के अंदर ये जो आपसे कह रहा है कि मेरी नज़र में ना क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एमसीक्यू नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा मुझे गलत लगा। गलत इस सेंस में लगा कि इन लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक ये की हुई है कि इन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर दिया नहीं है कि किस पे मालूम करना है। तो मैंने 1 भी रख के चेक किया, 2 भी रख के चेक किया, 3 भी रख के चेक किया, 4 भी रख के चेक किया। तो ये मैंने 4 पे रख के चेक किया ना, तब जाके मेरा ये आंसर बना। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर के लिए आप मेरी वीडियो एक देख लेगा, सिग्निफिकेंट फिगर मैंने उसमें बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, तो वहाँ से आप देख लेगा सिग्निफिकेंट फिगर निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर इन लोगों ने 4 पे मैंने रख के चेक किया, तब जाके ये एक आंसर बन रहा था 26.55। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग दूसरी की तरफ। A worldwide system of the measurement in which the unit of base quantities were introduced is called। देखें, ये एक सिंपल सा है कि हम लोग जब एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाए, ज़ाहिरी बात है, अगर एक मिसाल दे रहा हूँ कि आप कराची में रहते हैं, एक मिसाल के तौर पे, वैसे तो पूरे पूरे मुल्क में एक सेम सिस्टम है, लेकिन अगर आप कराची में रहते हैं, आप 1 किलो दूध ले रहे हैं, लेकिन आप पंजाब जा रहे हैं, आप वहाँ पे लीटर के हिसाब से ले रहे हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा आपको मसला होगा। वैसे तो लीटर में ही होता है, लेकिन हम लोग 1 किलो का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो एक सिस्टम बना दिया गया, तो इसे इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, एसआई यूनिट सिस्टम, कि हम टेम्परेचर को किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे। ठीक है, और एक न्यूमेरिकल सॉल्विंग मेथड होता है, तो इसलिए एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया है लोगों ने। तो ये बहुत आसान है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसे एसआई सिस्टम भी हम कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सातवें की तरफ। सातवां कह रहा है ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। ये आपको डेफिनेशन में भी मिल जाएगा अगर आप जाएंगे 22 पेज के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग आठवीं की तरफ आते हैं। इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड विद ज़ीरो ऑफ मेन स्केल देन ज़ीरो एरर इज़। ज़ाहिरी बात है ज़ीरो ही होगा, क्योंकि अगर आप इसको भी देखना चाहें तो पेज नंबर 9 के ऊपर भी मौजूद है, और वर्नियर कैलिपर मैंने बहुत डिटेल में भी समझाया हुआ है, आप मेरी पिछली वीडियोस में भी देख लेगा। और वैसे आप पेज नंबर 9 के ऊपर अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला हो तो आप उधर से भी देख लेगा, एक सिंपल सी डेफिनेशन है। ज़ीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ सिस्टमेटिक एरर, सिंपल सी है। ठीक है, लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब कुछ एक, ये पहला आप लोग पढ़ चुके हैं, ये है बेस क्वांटिटीज़ में आता है। ठीक है, बहुत आसान है ये भी। चलेंगे, अब हम लोग स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। तो कॉलम ए और कॉलम बी देख लेते हैं। कॉलम ए बोल रहा भाई एक्शन है, और दूसरी तरफ है ब्रांचेज है। जैसे अब आप अंडा तल रहे, ये एक्शन हो गया आपका, और उसमें आप ब्रांच बताएं भाई कौन से उस पर एक्ट कर रही है। इन्होंने लिखा हुआ है पहले उसमें कि कुकिंग बारबेक्यू, तो वो थर्मोडाइनमिक्स में आ जाती है, क्योंकि थर्मो के मायने होते हैं हीट, और डायनेमिक्स के मायने होते हैं मूवमेंट। तो हीट की मूवमेंट जो होगी, ज़ाहिरी बात है वो आपकी थर्मोडाइनमिक्स में आएगी, कुकिंग में। टर्निंग द बल्ब ऑन, जब आप बल्ब खोलते हैं, ज़ाहिरी बात है इलेक्ट्रिकल होता है वो। राइडिंग अ बाइसाइकिल, वो मैकेनिक्स होता है। लुकिंग फॉर अ जाइंट गैलेक्सी, अब गैलेक्सी की तरफ देखते हैं तो एक फील्ड हम लोग के दिमाग में आ जाती है एस्ट्रोनॉमिकल, तो वो एस्ट्रोफिजिक्स हो जाएगी। प्रोड्यूसिंग लाउड साउंड, साउंड के ऊपर साउंड फिजिक्स आएगी। डिस्क्राइबिंग एन एटम, तो एटॉमिक फिजिक्स हो जाएगी। ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम अर्थ, वो आपकी जियो फिजिक्स हो जाएगी। अब आ जाते हैं दूसरी की तरफ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस के। तो भाई फिजिकल क्वांटिटी, एसआई यूनिट और टाइप दी हुई है। टाइप मैंने पहले ही बताया, एक बेस होती है और एक ड्राइव्ड होती है। तो अब हम लोग देखते हैं भाई, एक इन्होंने दिया हुआ है सबसे पहले एम्पेयर, उसका ए है, बेस क्वांटिटी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ऊपर भी इन्होंने सवाल था, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला था। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल ये सब कुछ बेस क्वांटिटीज़ में आता है। ठीक है, वॉल्यूम है, वो ड्राइव क्वांटिटी है आपकी, वो मीटर क्यूब में आ जाएगी। टाइम है, सेकंड में लेते हैं हमेशा, सेकंड को हमेशा टाइम में, इन्होंने आपको सेकंड दिया हुआ था, हमने उसमें टाइम लगाया है। ठीक है, वो आपकी बेस क्वांटिटी है, सॉरी। टेम्परेचर को हम केल्विन में लेते हैं, ये भी बेस क्वांटिटी है। फोर्स न्यूटन में है, ड्राइव्ड है। डेंसिटी
किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लेते हैं वो भी ड्राइव्ड है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेते हैं वो भी ड्राइव्ड है। ड्राइव्ड उन्हें कहते हैं जिन्हें हम ड्राइव करते हैं, मतलब हम लोग निकालते हैं फार्मूलाज के थ्रू, या हम लोग उनको फाइंड आउट करते हैं, डेरिवेशंस उनकी करते हैं, उन्हें ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर एक बेस क्वांटिटी है, आप कमरे में बैठे हुए एक टेम्परेचर है। फोर्स एक बेस ड्राइव क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि न्यूटन ने इसको निकाला था फोर्स को, कि ये हम लोग कोई भी फोर्स है, मैं आपको धक्का दे रहा हूँ कितनी फोर्स से दे रहा हूँ, ये ड्राइव क्वांटिटीज है, ठीक है। डेंसिटी है, ये भी ड्राइव क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन है, ये भी आपकी ड्राइव क्वांटिटी है। तो और ये वॉल्यूम आपका, ये भी ड्राइव क्वांटिटी है। तो ये सब ड्राइव क्वांटिटीज़ में आता है, ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। इन्होंने दिया हुआ है भाई 230 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या है? 10⁻⁻², ठीक है। जब आप सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो आपको 100 से डिवाइड करना होता है। तो जब आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.3 मीटर बनेगा। इसी तरह 250 इन्होंने आपको दिया हुआ है ग्राम में। इसको जब आप किलोग्राम में जाएंगे तो आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि किलो होता है 10⁻3। तो जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25। इन्होंने फिर आपको दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। इसमें आपने यानी मिली सेकेंड के अंदर, तो मिली कितना होता है? 10⁻³ तो जब आप इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर बन जाएगा 500। अच्छा, फिर चौथे की तरफ देखते हैं जी। चौथा बोल रहा है 0.8 मीटर। अब 0.8 मीटर आपको गिवन है, अब आपको जाना है मिलीमीटर में। मिलीमीटर में जाने के लिए क्या करेंगे? 10⁻³ से आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 800 आपका आ जाएगा। ऐसे ही 350 मिली सेकेंड दिया हुआ, अब सेकंड में जाना है। मैंने आपको पहले बताया 10⁻³ है, आप उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर 0.35 आ जाएगा। ओ सॉरी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 0.35 आ जाएगा। आप 1.2 kg दिया हुआ, अब आपको ग्राम में आना है। किलो कितना होता है? 10⁻3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1200 हो जाएगा, ठीक है जी। अब आ जाते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल बोल रहा है एन इंजीनियर मेजर द विड्थ ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट यूजिंग वर्नियर कैलिपर एज शो इन फिग। व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ विड्थ ऑफ एल्यूमिनियम शीट। चलें, ये न्यूमेरिकल है, ये मैं आपको दूसरी स्लाइड पे दिखाता हूँ। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट बोल रहा है विच गिव मोर प्रिसाइज मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और मीटर रूल। अच्छा, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज और मीटर रूल में आपको ये पूछ रहे हैं कौन सबसे अच्छी आपको रीडिंग देता है। तो जाहिर रहेगा, अगर आप वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज और मीटर रूल के अंदर जो सबसे अच्छी आपको रीडिंग देता है वो देता है स्क्रू गेज, क्योंकि वर्नियर कैलिपर का होता है लीस्ट काउंट 0.1, मीटर रूल का 1 mm होता है, और स्क्रू गेज का 0.01 होता है। तो जो जितना लीस्ट काउंट होगा ना, वो उतनी आपको अच्छी मेजरमेंट देगा, ठीक है। तो हम लोग इसलिए हम लोगों ने इसमें स्क्रू गेज का रखा है। अब आ जाते हैं इसके पार्ट ए की तरफ। पार्ट ए में बोलना है मेजरमेंट करनी है इसकी विड्थ ऑफ एल्यूमिनियम शीट। अच्छा, विड्थ ऑफ एल्यूमिनियम शीट जब आप मेजर करेंगे तो चलो अब हम लोग दूसरी स्लाइड पे हम लोग दिखाता हूँ मैं आपको ये वाला सवाल करके। अब इन्होंने कहा है भाई मेजरमेंट मालूम करनी है स्क्रू गेज की। तो जब हम लोग अब विड्थ इसकी हम लोगों ने मेजरमेंट करना है इसकी विड्थ को। अब मैं आ जाता हूँ, ज़रा पिक्चर को थोड़ा सा जूम करते हैं। अच्छा, तो इन्होंने हमारे को मेन स्केल रीडिंग जो दी है 3.9 दी है। वो कैसे भाई? 3 से 4 के दरमियान 10 डिजिट्स हैं, ठीक है, 10 डिवीजन हैं, और ये 3.9 से थोड़ा सा आगे टच कर रहा है। अब हम लोग को 3.9 तो हमने काउंट कर लिया, लेकिन 3.9 के आगे हम लोग काउंट नहीं कर पा रहे। ये हम लोग थ्रो फार्मूला निकालेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं भाई फॉर्मूले की तरफ। मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई? 3.9। डिवीजन्स कितनी है इसकी? 0.2, ठीक है। 0.2 कैसे है भाई? क्योंकि वर्नियर स्केल की जो डिवीजन्स होती हैं वो सेकंड डिवीजन में आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुझे ये सेकंड डिवीजन पे टच करता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखें ये 1 और 2 पे ये यहाँ पे मुझे टच करता हुआ दिख रहा है, तो इसकी सेकंड डिवीजन हम काउंट करेंगे वर्नियर स्केल की, ये वाली की, ठीक है। ये वाले वर्नियर स्केल की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी की नहीं कर रहा। जहाँ पे टच करता है वहाँ पे हम लोग इसकी डिवीजन काउंट करते हैं। अब आ जाए फ्रैक्शनल पार्ट। इन्होंने क्या आएगा हमारे पास? फ्रैक्शनल पार्ट आएगा
टू सेकेंड डिवीजन था, सेकेंड डिवीजन मल्टीप्लाई बाय 0.1, क्योंकि 1 ईयर स्केल की मैंने बताया आपको 0.01 होती है। 0.01 इसकी 1 ईयर स्केल की मेजरमेंट लीस्ट काउंट रहेगा, तो इसका लीस्ट काउंट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 0.02 बन जाएगा। फिर फाइनल रीडिंग के लिए मेन स्केल रीडिंग प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो 3.9 प्लस 0.02 जब करेंगे तो 3.92 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है जी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब आ जाते हैं, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। इन्होंने एक पेंडुलम दिया है, सिंपल पेंडुलम, जो एक्स से वाई की तरफ बॉल मूव कर रही है, ठीक है। इन्होंने हमारे को कहा है व्हाट वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ मेजरिंग टाइम फॉर वन ऑक्सीलेशन। अच्छा, वन ऑक्सीलेशन के लिए जब आप मेजरिंग टाइम करेंगे तो रिकॉर्ड टाइम फॉर वन ऑक्सीलेशन एंड डिवाइड बाय 10, जितनी बार ये घूमेगा उतनी बार हम उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये सबसे अच्छा इसका ऑप्शन है, रिकॉर्ड टाइम डिवाइड बाय 10। हम लोग इसका एवरेज निकाल लेंगे, 10 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। वैसे कुछ इसका जो पॉइंट बी है ये इसका एक्यूरेट आंसर है। 1 मैंने इसलिए बताया क्योंकि डिवाइड करके वही आंसर आ जाता है। बहरहाल अब अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट हमारे को बोल रहा है भाई सजेस्ट करें इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम पीरियड मोर एक्यूरेटली। कौन सा सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है जो इसकी टाइम की मेजरमेंट सही करे। अच्छा, हम लोग वैसे अमूमन स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं, हमारे मोबाइल में भी होता है, लेकिन स्टॉप वॉच में ना थोड़ा सा ह्यूमन एरर का खतरा होता है, क्योंकि वो हम लोग थोड़ा सा लेट ऑन कर दें या लेट ऑफ कर दें तो उसमें थोड़ा सा ह्यूमन एरर बहुत माइनर सा आ जाता है। लेकिन जो लाइट गेट होता है ना उसमें ह्यूमन एरर का खतरा नहीं होता, तो इट्स बेटर देन स्टॉप वॉच, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारे को इसकी नोशंस मालूम करनी है भाई। अब सिंपल सा है, मैंने बहुत आसानी से आपके लिए लिख दिया है यहाँ पे, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इन्होंने 75,000 हमारे को मीटर में दिया हुआ है, ये तकरीबन 75,000 बन जाता है, ठीक है। 75,000 मीटर को इन्होंने कहा है भाई हेक्टो में कन्वर्ट करना है। 750 दिया हुआ है और हमें इसको इसकी यूनिट बतानी है कि इसकी यूनिट क्या बन रही है। तो हेक्टो की यूनिट होती है 10⁻², ठीक है। तो इसके में अगर आप देखें इन्होंने आखिर के 2 ज़ीरो हटा दिए थे, सॉरी, ये आखिर के इन्होंने 2 ज़ीरो हटा दिए थे। तो 750 इन्होंने लिया। अब 750 अगर ले लिया तो अब इसकी यूनिट क्या बनेगी, 750 मीटर लिया हुआ है, वैसे 75,000 मीटर था। अब हम क्या करेंगे, इसको हेक्टो कर देंगे। 10⁻² हेक्टो होता है, ठीक है। तो 10⁻² हेक्टो हो गया, हेक्टो मीटर में आ जाएगा ये। ऐसे ही ये थोड़ा सवाल में मिस्टेक थी, इन्होंने 2 दिया हुआ था जबकि ये 1 था, ठीक है, क्योंकि आगे इन्होंने 1 दिया हुआ है, या अगर आप आगे 2 भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन वैसे 1 था। तो 1 अगर हम लोग इसको यहाँ पे लेते हैं तो इन्होंने कहा भाई मिली में जाना है, तो मिली क्या होता है, 10⁻⁻1 होता है, -3 होता है, सॉरी। तो ये मिली सेकेंड में आ जाएगा, ऐसे ही ये माइक्रो में आ जाएगा, ऐसे ही ये गीगा में आ जाएगा। चलिए चलिए जी, हम अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोल रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम का रेडियस दिया हुआ है इन लोगों ने, और एमस्ट्रॉन्ग के अंदर 0.53 एमस्ट्रॉन्ग में दिया हुआ है, और उन्होंने कहा मीटर में कन्वर्ट करना है इसको हमारे को, मतलब इक्वल्स टू कितना होगा, हम लोग ज़ाहिर मीटर में कन्वर्ट करेंगे। एमस्ट्रॉन्ग हम लोग उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपको बहुत कोई छोटा डिस्टेंस होता है, शॉर्टर डिस्टेंस होता है, हम लोग उस वक्त एमस्ट्रॉन्ग का यूज़ करते हैं, और वेव लेंथ के लिए भी इसको किया जाता है। तो अब एमस्ट्रॉन्ग जो है वो 10 की पावर एमस्ट्रॉन्ग जो है वो 10⁻⁻10 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.53 10⁻⁻3, ठीक है, सॉरी, 10⁻⁻3 मीटर। अब हम लोग अगर इसको कन्वर्ट करेंगे, जब मैं ये वाले पॉइंट को इधर उठा के लाऊंगा तो 10 की एक पावर बढ़ जाएगी, सॉरी -10 था, आई एम सॉरी, वो -10 था। तो जब मैं पॉइंट को इधर उठा के लाया तो एक पावर बढ़ जाएगी, तो वो -11 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही एक्यूरेट जो आंसर है सॉरी, इसका जो सही एक्यूरेट आंसर है 5.3 एक्सपोनेंट -11 मीटर, ठीक है जी। अब आ जाते हैं दूसरा, 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू कितना वो होगा मीटर में। अब हम लोग को एक्सपोनेंट के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। जब आप एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो रहा है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
अब 12 हो रहा है। 2 पॉइंट, जब 2 के आगे हम पॉइंट लगाएंगे इसके आगे जितने भी आ रहे हैं ये टोटल 12 आ रहे हैं, तो इट मीन्स एक्सपोनेंट 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरा। तीसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है, वैक्यूम प्रेशर का जो टॉर जो वैक्यूम प्रेशर इन्होंने हमारे को दिया हुआ है 2.7 एक्सपोनेंट -4 टॉर दिया हुआ है, तो उन्होंने कोई हम लोग को इसमें चेंजिंग नहीं करनी। इन्होंने पॉइंट भी सही दिया हुआ है, डिजिट भी सही दिया हुआ है, और जितने भी ये सब कुछ इसका आएगा टॉर वगैरह की वैल्यू सब सेम है, सही है। तो अब आ जाते हैं हम लोग चौथे सवाल, आठवें सवाल की तरफ। आठवां सवाल जो है ये न्यूमेरिकल है, ये मैं आपको मैं कॉपी पे कराऊंगा इंशाल्लाह, और नवा सवाल भी मैं आपको कॉपी पे कराऊंगा, वो भी आपका न्यूमेरिकल हैगा, कॉपी पे कराऊंगा, वो भी आपका न्यूमेरिकल हैगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मेजरिंग सिलेंडर 1.3 इज फिल्ड विद द 500 सीसी। 500 नहीं है बेसिकली, ये हैगा सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है ये। ठीक है, 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, a stone of mass 20 ग्राम is immersed into the cylinder such that water level rises up to 800 सेंटीमीटर क्यूब, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन्होंने कहा भाई कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि मालूम करके बताना है। ये एक बेसिकली एमसीक्यूज है। तो भाई इन्होंने एक हमारे को सिलेंडर दिए हुए दो, उसके अंदर पानी हैगा। पानी पहली फॉर्म में ये था, जब हम लोगों ने इसके अंदर 20 ग्राम मास मिलाया तो पानी का लेवल राइज हुआ जो कि यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, अब ये लोग बोल रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट होगी। द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग गिव द डेंसिटी, जाहिर बात है हमारे को इसकी डेंसिटी चाहिए नहीं। द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग गिव वॉल्यूम, अच्छा जाहिर बात है जब आप इसमें कोई पत्थर मिलाएंगे, कोई मास को ऐड करेंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अब कभी आप पानी के अंदर कोई चीज़ डालते हैं, कभी हाथ डालें या कभी मिट्टी डाल के देखेंगे, या बचपन में कौवे की कहानी सुनते थे, तो कौवे ने पत्थर डाल डाल के पानी का लेवल राइज कर दिया, मतलब उसका वॉल्यूम राइज कर दिया, ऊपर हो गया उसका वॉल्यूम। तो हमारी स्टेटमेंट बी जो है वो करेक्ट है इसकी। अब आ जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ। सिग्निफिकेंट फिगर बहुत आसान हैगा, ये आप पेज नंबर आई थिंक सो 9 के अंदर रहेगा, पेज नंबर पीछे की तरफ इन्होंने दिया हुआ है, पेज में दिखा देता हूँ आपको, बहुत आसान सा हैगा। ये रहे आपके सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने ये आपको दिए हैं इन लोगों ने, 1 से लेकर 9 तक के ना, ये आपके सारे नॉन नॉन ज़ीरो जितने भी होते हैं ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर आपका पॉइंट आ जाए ना बीच में, जैसे इन लोगों ने पॉइंट दे दिया 2.25 है, तो पॉइंट के आगे की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, इवन के अगर पॉइंट आ गया किसी भी वैल्यू में, लाइक जैसे 200 के आगे यहाँ पे पॉइंट आ गया 200 के साथ, अब ये पूरी वैल्यू जो है ना ये आपकी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी। मतलब इन्होंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3। अब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ 2.25, तो ये आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर आप, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें इसके ये जो जितना भी एरिया है यहाँ पे 0.0000, ये सब क्या है आपका जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये लीडिंग ज़ीरो इसको हम कहते हैं, जो कि स्टार्ट में अगर ज़ीरो आ जाए तो ये लीडिंग ज़ीरो कहलाता है। तो लीडिंग ज़ीरो जितने भी है ना ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, तो इट मीन्स ये यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे 2 बच रहे हैं, तो ये आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें 2 के आगे 0 है, अगर ये 200 हैगा, 200 के आगे मैं पॉइंट लगा देते जिसमें लगाया हुआ, अगर ये पॉइंट लग जाता, पॉइंट के पीछे अगर 0 है ना तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा। लेकिन 0 से ऊपर अगर 1 2 3 9 तक के कोई भी आ जाए वो सिग्निफिकेंट फिगर सबको बना देगा फिर। ठीक है, तो और यहाँ पे अब इन्होंने 0 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ 0 नहीं है, यहाँ पे 200 है पॉइंट के पीछे, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। लेकिन 2 के आगे अगर यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं चल रहा और कोई 0 अगर आ जाता है, जैसे अगर बिल फर्ज दे रहा हूँ मैं, 2 ये होता है मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा होता 340 लिखा होता 340, तो मतलब क्या होता है 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। ठीक है, समझे आप मेरी बात। अब आ जाते हैं ये वाले में, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं जिन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर्स को राइट लाइन से मार्क किया हुआ है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब आप लोग जब ये वाला करेंगे, हाँ ये चैप्टर 2 आ गया आई थिंक सो। अब ये वाला देख लें, इसमें बहुत आसान है, इसमें आपको कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। ऐसे ही मैंने बोला था जैसे पॉइंट आएगा तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी पॉइंट के पीछे कितना है 1 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 1 की वजह से सब लोग सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, तो ये 8 हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर।
अब ऐसे ही इन लोगों ने पॉइंट के पीछे कितना था, 0 था, तो ये हम लोग इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, तो इट मीन्स इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब मैं आपको न्यूमेरिकल कॉपी के ऊपर कराऊंगा जो कि आपका 8 और 9 है, ठीक है। चले जी, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे को बोल रहा है अ वुडन पीस इज मेड इन डिफरेंट शेप्स, टेक लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस इज इक्वल्स टू 2 मीटर, कैलकुलेट वॉल्यूम एज ए स्फीयर, बी क्यूब, और सी में दिया सिलेंडर, डी में दिया पैरामिड। अच्छा जी, एज अ स्फीयर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो स्फीयर गोल होता है, क्यूब एक चौकोर डब्बा होता है, सिलेंडर सिलेंडर जो आपका इस तरह की शेप में होता है, और एक पैरामिड होता है। ठीक है, हम लोग को इन 4 शेप्स में मालूम करना है। तो आइए अब हम लोग मालूम करते हैं सबसे पहले एज ए स्फीयर में। अब अगर मैं एज ए स्फीयर में, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या क्या है भाई, रेडियस दिया हुआ हमारे को r इज इक्वल्स टू 2 मीटर है। फिर हमारे पास पाई की वैल्यू एक होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.142। ठीक है, अब हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैं रेड मार्कर से लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। फॉर्मूला ऑफ फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है जी, तो चलिए जी अब हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है स्फीयर का, ये याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसके सॉल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो एक रेडियस है, ठीक है, एक बना देगा। रेडियस की लेंथ हमारे को क्या दी हुई है, 2 मीटर। ठीक है, जो यहाँ पे दी हुई है। अच्छा जी, अब वी पुट, अब बहुत सिंपल सा है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। v इज इक्वल्स टू 4/3, पाई की वैल्यू क्या थी 3.142, और r की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2 मीटर। ठीक है, इसका होल क्यूब। अच्छा जी, अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। v इज इक्वल्स टू 4/3, और 2 का क्यूब कितना होता है 3.142, 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, v इज इक्वल्स टू 4/3, जब हम लोग इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25.313। अच्छा जी, अब जब 25.13 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, एक सेकंड रुकेगा मैं कैलकुलेट कर लूँ। 4/3 मल्टीप्लाई बाई 25.13, ये हो रहा है 33.51। मैंने हमेशा बताया था, आपने पहले भी मैंने एक वीडियो में देखा था, जो पहले शुरू में ही आपने देखा होगा कि वॉल्यूम को हम लेते हैं मीटर क्यूब में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं एज अ क्यूब। ठीक है जी, अब हम लोग एज अ क्यूब इसको ले लेंगे। एज ए, ठीक है, तो जब एज अ क्यूब लेंगे तो अच्छा, क्यूब के अंदर एक चीज़ है कि क्यूब की जो शेप होती है वो कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, अब ये इसकी शेप है, यहाँ पे भी इसकी लेंथ बराबर है, यहाँ पे भी इसकी लेंथ बराबर है, यहाँ पे भी इसकी लेंथ बराबर है, ये हर तरफ से इसकी लेंथ बराबर होती है। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं करते, तीनों साइड से क्योंकि इसकी लेंथ बराबर होती है तो इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, इन्होंने क्या बोला है, लेंथ और रेडियस दोनों बराबर हैं,
तो यहाँ पे L इज इक्वल्स टू 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला कुछ नहीं होता, सिंपली होता है V इज इक्वल्स टू L क्यूब। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो बहुत ही आसान हो जाएगा। सॉल्यूशन की तरफ जब आप जाएंगे तो V इज इक्वल्स टू L क्यूब था, L की वैल्यू क्या थी, लेंथ की वैल्यू 2 मीटर थी, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। ये आपका सिंपली आंसर हो जाएगा। ठीक है, एज अ लेंथ आपके पास एज अ क्यूब भी आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं जी एज अ सिलेंडर। अब एज अ सिलेंडर हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, सिलेंडर के अंदर एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, सिलेंडर इस तरह की शेप का होता है। ठीक है, बाहर आपने देखा होगा जिसमें गैस भी भरते हैं, वो तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, लेकिन सिलेंडर इस तरह की शेप का होता है। इसके अंदर एक रेडियस भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी लेंथ भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, जब आपका रेडियस और लेंथ यहाँ पे इन्वॉल्व है तो बहुत ही सिंपल है। लेंथ आप इसको कह सकते हैं, आप इसको हाइट भी कह सकते हैं, वैसे हम लोग इसको हाइट लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हाइट जो है, हाइट किसके बराबर है, लेंथ के बराबर। ठीक है, तो आपको L कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, R भी आपको 2 दिया हुआ है। सही है जी। तो इसका जो फॉर्मूला है फॉर सिलेंडर, इसका फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर H। ठीक है, इसका फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर H। ठीक है, अब हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। कुछ नहीं, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो V इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू आपको पता है 3.142 होती है, R का स्क्वायर, यहाँ पे R कितना है, 2 है, स्क्वायर में H कितना है, 2 है। ठीक है, ये H हैगा आपका, H ले लें, L ले लें, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, V मैंने बस स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया। तो V इज इक्वल्स टू, जब आप इसको 3.142, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 2 ऐसी है। जब आप इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकंड में मल्टीप्लाई कर लो, 3.142 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ रहा है आपका 25.13 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको हो गया सिंपली आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग एज ए सॉरी एज ए पैरामिड। ठीक है, अब जी एज ए पैरामिड देख लेते हैं। अच्छा, जब आप एज अ पैरामिड देखेंगे ना, तो पैरामिड अगर आपने देखा हो, जैसे इजिप्ट में हैगा, एहराम मिस्र जिसे हम उर्दू में कहते हैं, तो पैरामिड कुछ इस शेप का होता है, और आपने देखा हो। ठीक है, जिस तरह से होता है। ठीक है, जो इसका टॉप होता है ना, उसे हम कहते हैं एपेक्स। ठीक है, फ्रंट जो होता है, जिधर से आप देख, जिस साइड से भी देखेंगे वो आपका फेस है। ठीक है, और ये आपका बेस हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ है, अगर आप यहाँ से फेस चारों साइड के उठा लें, बेस उठा लें, सब एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, ये सब एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो जब हम लोग हाइट को, हाइट, इसकी जो हाइट हैगी, हाइट, और इसका जो बेस है, उसको हम कैसे लेंगे, हाइट को मैंने बताया लेंथ हैगी। ठीक है, और बेस जो है L स्क्वायर है, क्योंकि अगर आप इसके दो फेस को देख रहे हैं,
अगर आप सही से देखें 2 फेस के बराबर है जो इसकी बेस है, तो ये L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे पैरामीटर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना था मैंने, यहाँ पे था V इज इक्वल्स टू पैरा, इसका जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू 1/3BH, ठीक है। सॉरी। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे मैंने आपको बताया है B जो है बराबर है L स्क्वायर के और H जो बराबर है L के। तो इट मीन्स जब ये L स्क्वायर और B और H हो जाएगा तो V इज इक्वल्स टू 1/3L स्क्वायर इंटू L हो जाएगा, ठीक है। V इज इक्वल्स टू 1/3L का क्यूब हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे को L की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, सही, 2 मीटर थी। अब हम लोग आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ इसका। तो इसका सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। अब सॉल्यूशन पुट द वैल्यू गेट द आंसर। V इज इक्वल टू 1/3, L की वैल्यू क्या थी, 2 थी, 2 का क्यूब, V इज इक्वल टू 1/3 इंटू 8, ठीक है जी। तो ये कुछ अल्लाह भला अगर आपका V इज इक्वल टू, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये आ रहा है 2.667 मीटर क्यूब, ठीक है जी। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चलिए जी, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे बोल रहे हैं फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड एज अ स्फीयर एंड अ क्यूब इफ द मास ऑफ वुड इज 1 kg, इज देयर एनी चेंज इन डेंसिटी ड्यू टू शेप। अच्छा, इन्होंने कहा है कि भाई एक हमारे को हमारे को डेंसिटी मालूम करनी है लकड़ी के टुकड़े की एज अ स्फीयर, ठीक है जी, एज अ स्फीयर एंड एज अ क्यूब, ठीक है। इफ द मास ऑफ वुड इज 1 kg, इसका जो मास हैगा वो इक्वल्स टू है 1 kg के, ठीक है। इज देयर इन चेंज इन डेंसिटी ड्यू टू शेप, शेप की वजह से क्या इसकी डेंसिटी में कोई फर्क आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और आखिर में वो लाइन लिख देंगे जो इनकी रिक्वायरमेंट है। चलें फिर आ जाते हैं हम लोग डेटा की तरफ। डेटा में हमारे को क्या क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे को दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा हमारा, जो हम लोगों ने पिछले हम लोगों ने क्या निकाला था, 33.51, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका वो पार्ट बी हैगा, मतलब समझ लें उसी सवाल से रिलेट करता है, ठीक है। अगर आप सही से उस सवाल को देखेंगे तो ये आपस में इंटरलिंक है ये सवाल, क्योंकि ये उसी इन लोगों ने वुडन पीस का पूछा है जो एक ही पीस है जिसका इन लोगों ने इससे पहले हमसे क्वेश्चन नंबर 8 में सवाल किया था, ठीक है। तो हम लोगों ने उसका एज अ स्पेयर में भी निकाला था और एज अ उसमें भी निकाला था। अगर ये सवाल पेपर में आएंगे तो ये पेपर में आपको पूरा एक सवाल बना के देंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 मिलाकर देंगे, ठीक है। इन्होंने अभी इसमें अलग अलग किया हुआ है, अदरवाइज वो लोग मिलाकर देंगे, नहीं तो वो लोग आपको इसकी डेंसिटी गिवन देंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, हम लोगों ने पहले वॉल्यूम एज अ स्फीयर दे दिया, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, वो आएगा V2 इज इक्वल्स टू, हमारे पास वो कितना आया था, 8 मीटर क्यूब, ठीक है जी। अब हम लोग डेंसिटी ऑफ स्फीयर मालूम करनी है हमें, डेंसिटी ऑफ स्फीयर, ठीक है, वो हमें मालूम करनी है। ऐसी ही डेंसिटी ऑफ क्यूब, वो भी हमें मालूम करनी है। अच्छा, ये जो डेंसिटी का मुख्तलिफ तरीके से लोग साइन बनाते हैं, वैसे मेरे को जो ज़्यादा बेहतर लगता है मैं लंगड़ा पी बना देता हूँ, ठीक है। तो अब आपको जो बेहतर लगे आप उसका यूज़ कर लें। अच्छा, जो इसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला, सॉरी, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m/v, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला है m/v, रेशियो बिटवीन मास एंड वॉल्यूम, ठीक है जी। अब हम लोग आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ।
सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग एज ए स्फीयर कर लेते हैं, एज ए स्फीयर। तो ये हो जाएगा ρ1 m/v। मास हमारे को जो दिया हुआ था वो आपका 1 kg था, ठीक है। तो मास हम लोग दोनों के लिए सेम ही लेंगे। तो 1 kg आपका मास हो गया, और ओवर v1 आपका कितना था, 33.51 मीटर, सॉरी 51, ठीक है। अब हम लोग इसको उतार ले, अब इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं। अच्छा, यह आ रहा है हमारा 0.0298 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है जी। यह आपका ρ1 का आंसर आ गया। अब हम लोग एज ए क्यूब निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका ρ2 हम लेंगे, m/v2 लेंगे, इज इक्वल्स टू 1/, हमारे को v2 कितना था, 8 था, 1/8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/8 का आंसर, ये 0.125 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है जी। ये आपका दूसरा आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों वैल्यूज़ में डिफरेंस है, इसका मतलब क्या, इट मीन्स क्या है कि यस देयर इज ए चेंज इन डेंसिटी ड्यू टू शेप, ठीक है। बस ये आपका आंसर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।